नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर अरुण कुमार आपके लिए लेके आ गया हूं यूजीसी नेट पेपर 1। मुझे मालूम है कि आप सब यह निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन हो वैसे ही आप नेट की परीक्षा में बैठें, उत्तीर्ण हो, क्वालिफाई करें और आपको जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो। लड़ाई नेट क्वालिफाई करने की नहीं है, लड़ाई है जीआरएफ क्वालिफाई करने की और ये देखने की कि हमें स्कॉलरशिप्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये मैं समझता हूं। आज तक तो आप पैसे लेते आए और जैसे ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी आप पैसे दे पाएंगे, अपने परिवार को दे पाएंगे, अपने लिए कुछ खरीद पाएंगे, अपनी तैयारी कर पाएंगे, बेहतर जीवन जी पाएंगे। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले ही प्रयास में हमको जीआरएफ मिले। आप जानते हैं कि नेट क्या है, आप जानते हैं यूजीसी नेट क्या है, कैसे होता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें आपसे शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड फॉर अ बेटर viewing experience switch to 1.5x later on। आज तो आप मुझे भी लाइव देख रहे हैं और यहां आपके लिए 1.5x तक जाने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो 1.5x तक जाइए। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए देखें कि ये जो जेआरएफ की बात है, मैं नेट की बात नहीं करता। नेट की बात हम क्यों करें? हम तो बात करेंगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप की और बाद में जाएंगे सीनियर रिसर्च फेलोशिप पर और उसके बाद हो जाएंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर। यात्रा है हमारी प्रोफेसर तक की। तो आइए देखें इसमें होता क्या है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की, कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स की, कैसे तैयारी करें। आपको कुछ बताऊंगा सिलेबस के बारे में। और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं उस यूनिट को जो अधिकांश विद्यार्थियों ने हमें बताई कि उनको तंग करती है। यूं तो बहुत सारी यूनिट्स तंग करती हैं, लेकिन यूनिट 8 बहुत तंग करती है। तो कुछ बातों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? पेपर का नेम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। आपको मालूम है एनी वन आउट ऑफ 102 सब्जेक्ट्स इज पेपर 2। एक कंपलसरी है, दैट इज पेपर 1, जो आपको देना ही होगा। यह है जनरल पेपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। दूसरा ऑप्शनल होगा जो 102 पेपर्स हैं। आपने जिस भी विधा से पढ़ा है, जो भी डिसिप्लिन से आप पढ़कर आ रहे हैं, वो आपको चुनना होगा। पेपर 1 में 50 सवाल है, 100 नंबर है। पेपर 2 में 100 सवाल है, 200 नंबर है। यानी 1/3 का रेशियो है हमारा। 33% आपको पेपर 1 मिल रहा है। सब्जेक्ट में तो आपकी मास्टरी है, आप लगातार पढ़ते आए हैं और आप उसकी तैयारी कर भी रहे होंगे, करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु पेपर 1 जनरल पेपर जो है, जिसको हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, इसको तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। आइए इसकी तैयारी और बेहतर करें और कोशिश करें कि इसमें हम मैक्सिमम मार्क्स ले आएं। जीआरएफ इज माय टारगेट, सो द मार्क्स आर 100। एग्जामिनेशन टाइप आपको मालूम है, ऑब्जेक्टिव है, 1 घंटे का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एलिजिबिलिटी, जो भी फाइनल ईयर में बैठ रहा है अपने मास्टर्स में, पीजी में, वो इसमें बैठ सकता है। 55% नंबर से क्वालिफाई कर गया है तो बैठ सकता है। अगर अभी अपीयर हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ये 55% को रिड्यूस करके किया गया है 50%। जीआरएफ के लिए एज लिमिट है। नेट तो आप कभी भी बैठ सकते हैं, नो एज लिमिट, कभी भी बैठिए। लेकिन जीआरएफ के लिए एज लिमिट है 30 इयर्स और कैटेगरी एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। यानी 35 तक आप जीआरएफ में कंसिडर किए जाएंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं
तो 30 साल तक आप जेआरएफ में कंसिडर किए जाएंगे। इम्तहान एक ही है, दूसरा इम्तहान नहीं है। उसी इम्तहान में एज एंड मार्क्स स्कोर्ड बाय यू, जितना मार्क्स आपने ज्यादा हासिल किया, संभावनाएं हुई कि आप जेआरएफ पा जाएंगे। 2 बार होता है, जून साइकिल है और दिसंबर साइकिल है। यूआरएल सबको मालूम है, मान लीजिए आपको नहीं भी मालूम है तो आप गूगल करिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और जहां से आप पुराने पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हुई बच्चों बेसिक इंफॉर्मेशन। आइए सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये सिलेबस क्या है। नो योर सिलेबस। Keep an eye on past questions, tips and techniques to prepare. कैसे तैयारी करें? Know your syllabus. Keep an eye on past questions. लगातार जब आप past questions को करते रहते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होती रहती है, क्योंकि वही आएगा जैसा आता रहा है। तीसरी बात, प्रायोरिटाइजिंग द यूनिट्स। 10 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन देखिए कि आप पहले किस यूनिट की तैयारी करेंगे। मैं ये कहता हूं या मैं ये करता हूं कि जो सबसे कठिन हो उसको सबसे पहले कर लिया जाए। अभी तो समय है। जैसे ही कठिन को मैंने किया, मेरे सर से बोझ उतर गया। अगर मैंने पहले आसान वाला किया और कठिन को बाद में करने की योजना बनाई तो मेरे दिमाग पर यह बोझ लगातार बना रहेगा कि अभी कठिन वाला बाकी है, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, कैसे कर पाएंगे। तो प्रायोरिटाइज द यूनिट्स। मैं ये कहता हूं, रिकमेंड करता हूं अपने सभी स्टूडेंट्स को कि जो सबसे कठिन लगे और फिर उसके बाद कठिन हो, फिर उसके बाद कठिन हो, इसी तरह से प्रायोरिटी बना लीजिए और जो सबसे कठिन लगे उसको सबसे पहले करिए। रिवीजन होता रहेगा, टाइम मिलता रहेगा, लोड हट जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो प्रायोरिटाइज द यूनिट्स। जैसे मैंने आपके लिए प्रायोरिटाइज किया कि आइए हम यूनिट 8 की बात करेंगे, आईसीटी। चौथी बात है नोट्स की। जहां तक संभव हो अपने नोट्स स्वयं बनाइए। प्लीज डोंट रिलाई ऑन द नोट्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स और द नोट्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप जो चबाकर हजम करेंगे वही आपके शरीर को लगेगा। दूसरे का चबाया हुआ, दूसरे का प्रोसेस किया हुआ आपके शरीर में हम कितना चढ़ा सकते हैं? आखिर कोई ग्लूकोज की बोतल, आखिर कोई दवाई किसी मरीज को कब तक ठीक रख सकती है? उस मरीज को स्वयं खाना होगा, चबाना होगा, पचाना होगा, तब शरीर पुष्ट होगा। यही है तरीका दोस्तों इसका भी, और लागू होता है यहां खेती का नियम, यानी चावल को उगाने में जितना समय लगता है उतना ही समय लगेगा। 3 महीना लगता है तो 3 महीना लगेगा। आप इत्मीनान से तैयारी कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, आपके पास समय है, उस हिसाब से आप चलिए। क्या तरीका है, कैसे बच्चे पास हो जाते हैं, कैसे जेआरएफ मिल जाता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैनेज योर टाइम। कैसे अपने टाइम का प्रबंधन करें यह मैं आपको और बताऊंगा, और इससे आप और भी कुछ बातें सीख पाएंगे। धीरे धीरे हम बात करेंगे। मैं हर वीडियो में आपको कोई एक टिप दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे तैयारी करें। हफ्ते में 3 वीडियो आधे से पौन घंटे के मेरे आपको लगातार मिलते रहेंगे, जो यही यूजीसी नेट पेपर 1 के होंगे। आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार से हमने शुरू किया है। गुरु बृहस्पति की आराधना कर। अब अगला वीडियो आपको मिलेगा शनिवार को, और उसके बाद अगला वीडियो मिलेगा मंगलवार को। रोज नहीं हो रहा है, हफ्ते में 3 दिन हो रहा है, मंगलवार, बृहस्पतिवार
और शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, एंड यू विल बी एबल टू वॉच मी एट 10 AM शार्प। तीनों दिन मैं ठीक 10 बजे आपके पास आ जाऊंगा। तो टिप्स देता रहूंगा, कैसे अपने टाइम का मैनेजमेंट करें वीडियो के आखिर में, कैसे तैयारी करें एक कोई टिप आखिर में, और आखिर में बात यह है दोस्तों, जीसस वॉज नॉट बॉर्न एज अ कारपेंटर एंड ही नेवर रिमेन्ड कारपेंटर फॉरएवर। जीसस भी, जिनको बढ़ाई का बेटा कहा जाता है, वो जीसस हो गए। तो ये मत सोचिए कि आप क्या हैं, क्या हो के आए हैं, देखिए कि आप क्या हो सकते हैं। आप में भी जीसस बनने की संभावनाएं पूरी हैं। ये तो बात हुई बच्चों देखने की, समझने की, टिप्स की। अब एक पॉइंट टू पॉन्डर है, हियर अबाउट द न्यू रेस्टोरेंट कॉल्ड कर्मा। ये मैंने आपको भी एक नए रेस्टोरेंट के बारे में बता दिया। वो रेस्टोरेंट का नाम क्या है? कर्मा। कर्म, कैसा कर्म आप कर रहे हैं? देयर इज नो मेन्यू, कोई मेन्यू कार्ड नहीं आता है जिसको आप देख कर कुछ ऑर्डर कर पाए कि मैं आज क्या लेना चाहता हूं, क्या खाना चाहता हूं, क्या खरीदना चाहता हूं। यू गेट व्हाट यू अर्न। जीआरएफ हम अर्न करने जा रहे हैं। और आइए अब मूव करते हैं सिलेबस पे। यह है दोस्तों हमारा सिलेबस। सिलेबस में है 10 पॉइंट्स, 10 यूनिट्स। क्या क्या है? One is teaching aptitude. The second is research aptitude. The third one is comprehension. The fourth one is communication. Fifth is mathematical reasoning and aptitude. मजेदार बात क्या है कि अलग अलग आपको दिख रहे हैं। किसी को देखकर सुनकर डर भी लग रहा होगा और किसी यूनिट को देखकर बड़ा खुश हो रहे होंगे आप, यार ये तो हमको आता है। लेकिन सबसे 5 ही सवाल आएंगे, परेशान मत होइए। आमतौर से हर यूनिट से 5 सवाल आते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, आपकी शिक्षक अभिवृत्ति, कैसे आप शिक्षक बन सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति, कैसा आप अनुसंधान या शोध कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, कैसे आप चीजों को समझकर जवाब दे पाते हैं। आप जब कक्षा में जाते हैं, आप जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ना होता है, समझना होता है। आपको विद्यार्थियों की बातें सुननी होती हैं और तब उसका जवाब देना होता है। चौथा है कम्युनिकेशन। जाहिर है कि हर चीज में अध्यापक को या शोधार्थी को संप्रेषण करना होता है, संवहन करना होता है, संदेशवाहन करना होता है। और 5वां है मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। घबराइएगा नहीं, ये मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड बहुत हाई लेवल का नहीं है, उतना है जो किसी भी विषय के अध्यापक को या शोधार्थी को मालूम होना चाहिए। छठी यूनिट है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग, तर्क। तर्कयुक्त बात तो अध्यापक करेगा ही, शोधार्थी करेगा ही। तो आइए यह भी जान लें कि हम कैसे तर्क करते हैं। यहां 6 नंबर में हम कुछ भारतीय पद्धतियों की भी बात करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत मजा आता है उसके बारे में बात करने में। इस पर भी हम बात करेंगे। 7वां है डेटा इंटरप्रिटेशन। कुछ टेबल्स हैं, कुछ ग्राफ्स हैं, कैसे समझें, उसका क्या अर्थ निकलता है, यह है डेटा इंटरप्रिटेशन। और 8वां जिसके बारे में थोड़ी सी बात हम आज करने जा रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हर जगह कंप्यूटर, कहीं भी जाइए कंप्यूटर, आपके हाथ में कंप्यूटर, आपकी जेब में कंप्यूटर, रिक्शे वाले के पास कंप्यूटर, यस रिक्शे वाले के पास भी कंप्यूटर है, सब्जी वाले के पास भी कंप्यूटर है, दूध वाले के पास भी कंप्यूटर है, कुली के पास भी कंप्यूटर है, मजदूर के पास भी कंप्यूटर है, ठेले वाले के पास भी कंप्यूटर है और मोदी जी प्रधानमंत्री के पास भी कंप्यूटर है। कैसे? किसी के पास छोटा वाला जो हाथ में है आपका मोबाइल फोन, वो भी कंप्यूटर है, और किसी के पास बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स जिसको हम मेन फ्रेम भी कहते हैं। हम इसके बारे में और अभी समझेंगे। फिर 9वीं यूनिट है 9th यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट।
हम यदि पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे, उन लोगों की चिंता नहीं करेंगे जो हमारे आसपास हैं, तो हम कैसे रह पाएंगे? इसके बारे में भी 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आखिर में 10th यूनिट है मित्रों हमारी हायर एजुकेशन की। व्हाट इज दिस हायर एजुकेशन? हमारे देश में इस हायर एजुकेशन को कैसे रन किया जा रहा है, क्या हमारी दृष्टि है, कैसे हम इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक एक करके अगर हम हर यूनिट के बारे में बात करें तो दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे पास 1 है टीचिंग, जहां हम जानना चाहते हैं कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। दूसरा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड और बहुत सारी बातें जिनको हम अभी ये देखिए रोशनी की वजह से पढ़ नहीं पाया। कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम सब में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कॉग्निटिव माने हम समझते हैं कैसे। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स, लर्नर्स, सपोर्ट मटेरियल आदि आदि। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। ये स्कूल नहीं है, ये हायर लर्निंग का इंस्टीट्यूशन है, तो कैसे यहां पढ़ाया जाता है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है कहीं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, 3Ds हैं टीचिंग के, बहुत सारी बातें हैं। मैंने इसको बहुत एंजॉय किया है। मैं लगभग 38 साल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, अब मैं बहुत सीनियर प्रोफेसर भी हो गया हूं, और ये सारी चीज़ों को मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत एंजॉय किया है, सीखा है। बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे इस सबको शेयर करके। फिर कैसे हम जांचते हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम। इतनी बातें तो हुई हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड की। फिर दोस्तों हमारे पास आता है यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि रिसर्च क्या है, रिसर्च के तरीके क्या हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च, और रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं, थीसिस और आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है। हम ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिसर्च में नैतिकता कहाँ है, एथिक्स कहाँ है, जिससे हम समझ पाए, जान पाए कि हम वही कर रहे हैं जो ठीक है। इसके बाद तीसरी यूनिट आती है कॉम्प्रिहेंशन की, पढ़ो, समझो, जवाब दो। चौथी यूनिट है दोस्तों कम्युनिकेशन की। यहां हम समझते हैं कम्युनिकेशन, उसका मोटा मोटा अर्थ। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे बात करें कि बात हो जाए, बात बन जाए। कभी कभी तो बिना बात बनाए बात बन जाती है, और कभी बनाते रहिए बात बनती नहीं है। वही हम यहां सीखेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर क्यों नहीं हो पाता इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और मास मीडिया एंड सोसाइटी, जो तमाम इंटरनेट पे सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है, सूचनाओं का मतलब क्या है, इट्स डिल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां आदमी डूब ही जाए, तो वहां हमें शोधार्थी और शिक्षक की तरह से कैसे कार्य करना है। 5 नंबर यूनिट दोस्तों हमारी आती है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। थोड़ी ऐसी बातें जो गणित से जुड़ी हुई हैं, तर्क से जुड़ी हुई हैं, वह शिक्षक को, शोधार्थी को कितनी जाननी चाहिए, उसे कुछ तो कुछ विश्लेषण करना ही पड़ेगा ना। सो टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब यहां बहुत मजेदार है, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि अरे सर ये तो पता नहीं क्या आ गया, ये तो मतलब बहुत इंडियन टाइप का आ गया। बहुत अच्छा है, हम भारतीय हैं और भारतीय ढंग से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज, वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक। बहुत मजेदार है, बात करूंगा, बहुत मजा आएगा। साथ इसी में छठा है प्रमाणाज। अब देखिए, अब ये पूरा इंडियनाइज होता जा रहा है।
फिर स्ट्रक्चर इन काइंड ऑफ अनुमानास। अगर हम ये कहें कि प्रमाणास माने साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है, एविडेंस, और अनुमानास माने साक्ष्य तो कोई नहीं है पर ऐसा लगता है कि हो रहा है, धुआं उठ रहा है, यानी आग हो सकता है लगी हो। ये पुरानी कहावत है, जहां धुआं है वहां आग होगी। तो इस तरह से हम कुछ कुछ चीजें और समझते चलेंगे। यह भी बड़ा मजेदार है शिक्षक या शोधार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेटा इंटरप्रिटेशन, कहां से डेटा आता है, सोर्स एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, कैसे हम चीजों को समझते हैं, डेटा को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, नाम ही है इसका डेटा इंटरप्रिटेशन। और फिर डेटा एंड गवर्नेंस, जब हम कुछ गवर्न करना चाहते हैं, किसी चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, निर्देशित करना चाहते हैं, तो वहां डेटा की भूमिका क्या है। और ये वो जो मैं सोच रहा था कि आज आपसे बात कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हो नहीं पाएगी, क्योंकि अभी तो आधा घंटा होने जा रहा है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईसीटी, आईसीटी जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। आपकी सरकार इतना खर्च कर रही है, इतना प्रयत्न कर रही है कि पूरी शिक्षा पद्धति आईसीटी से गवर्न हो जाए, आईसीटी इस्तेमाल होने लगे। आईसीटी एंड गवर्नेंस। इसके बाद 9 नंबर यूनिट है मित्रों हमारे पास, जो बताती है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में। हम जानेंगे समझेंगे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। बिल्डिंगें बनाते जाइए, जंगल काटते जाइए, डेवलपमेंट कहें कि ना कहें, डेवलपमेंट है क्या। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, एनवायरमेंटल इश्यूज, impact of pollutants on human health, natural and energy resources, natural hazards and disasters, Environmental Protection Act 1986 कानून भी है। इसके बाद आती है यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम्स की, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, कैसे होता था, evolution of higher learning and research in post independent India, जब हम आजाद हुए तो फिर कैसे कैसे ये विकसित हुआ। ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इतनी बातें दोस्तों हम करेंगे इस पूरे सिलेबस के अंदर। ये तो हुई कुछ बातें दोस्तों सिलेबस की। आइए अब आपसे बात करता हूं यूनिट 8 की, जहां हम आईसीटी की बात करेंगे। ये आई दोस्तों यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कुछ तो बात आज थोड़ी सी कर ही लेते हैं। यहां जो पहली बात हमें समझनी है वो है जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी। ये बड़ा मजेदार है। कुछ एब्रिविएशन समझने हैं और टर्मिनोलॉजी समझनी है। अब ये जो पारिभाषिक शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है, क्या इसको समझना इतना आसान है? बिना परिप्रेक्ष्य के, बिना रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट के आप किसी शब्द को समझ नहीं सकते। तो फिर आइए देखें कि ये है क्या, और हम फिर अगली वीडियो में जो शनिवार को आपको मिलेगी उसमें हार्डवेयर की बात करेंगे। आज सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि हमें इसको समझना क्यों जरूरी है, परिभाषा होती क्या है, टर्मिनोलॉजी है क्या, तकनीकी शब्द है क्या, व्हाई डिफाइन। रिसर्चर को तो बात ही यहीं से शुरू करनी होती है। इसका मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। 38 बरस हो गया, पहली बार जब विद्यार्थी आता है रिसर्च स्कॉलर की तरह, तो जो उसकी समझ में आ रहा होता है वही बताता है। तो मैं पूछता हूं कि बेटे ये कहां से पढ़ा आपने, मतलब हाउ डू यू नो अबाउट इट? तो कहते मुझे पता है सर, मुझे पता है सर। कैसे पता है अभी बताता हूं। करना क्या है, why define? Because definitions enables us to have a common understanding
ऑफ अ वर्ड और सब्जेक्ट मैं कैसे कह रहा हूं आप भी उसी तरह से समझ लें. कॉमन. They allow us to all be on the same page when discussing the and or reading about an issue. एक ही तरह से तो समझ के बात कर पाए तब तो बात होगी. Wisdom lies in the definition of words. मैं कुछ और सोच रहा हूं कहीं चला जा रहा हूं, आप कुछ और सोच रहे हैं कहीं चले जा रहे हैं. इससे गुजारा नहीं होगा, इससे काम नहीं होगा. तो जो मैं आपको बता रहा था कि जब मेरे पास विद्यार्थी आते हैं शुरू में तो वो कुछ बता देते हैं, कुछ भी बता देते हैं. तो उनसे पूछता हूं बेटा ये कैसे पता है आपको? बोलो मुझे पता है ना, मतलब मैं बता रहा हूं ना सर, मुझे पता है. उसको कैसे पता होता है? देखिए ऐसे पता होता है. जब कभी वो कोई पहली बार एक नया शब्द सुनता है. यहां है एक वाक्य आपके सामने जिसमें 6 शब्द हैं कुल. 1 2 3 4 5 6. उसको 1 2 3 और 5 और 6 का अर्थ तो पता है, 4 का अर्थ नहीं पता है. अब इस विद्यार्थी ने क्या किया, या मैंने और आपने क्या किया, आमतौर से हमने क्या किया, आम आदमी ने क्या किया, शोधार्थी ने नहीं, शिक्षक ने नहीं, अनुसंधानकर्ता ने नहीं, आम लोगों ने क्या किया, 1 2 3 और 5 6 के आधार पर इस 4 को कोई मतलब दे दिया. समझ गए ना? मतलब ये तो पता है ना, 5 शब्द पता है तो 6 को नंबर मतलब दे दिया, पता चल गया. अब आपने 4 को कोई मतलब दे दिया, शब्द को अर्थ दे दिया, जबकि शब्द से अर्थ लेना था. शब्द को अर्थ देने वाले आप कोई नहीं हैं. शब्द को अर्थ तो भाषाविद दे चुके हैं, शब्दकोशों में दिया हुआ है, परिभाषा कोशों में दिया हुआ है. तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली आयोग, भारत सरकार यही करती रहती है. तमाम विश्वविद्यालय यही कर रहे हैं, जो शब्दों को अर्थ देते हैं. आप नहीं देते हैं, आप देंगे, हो जाइए प्रोफेसर, देंगे. कभी आएगा वो भी दिन, ईश्वर करे वो जल्दी दिन आए, लेकिन आज आप नहीं देंगे. पहले लेना तो सीखिए. तो अगला वाक्य आपके पास आया, आप देखिए क्या हुआ. अगले वाक्य में शब्द 1 और 2 तो आपको पता था, ये देखिए. 6 पुराना वाला है, ये भी आपको पता था. 3 भी आपको पता था. एक नया शब्द आ गया 7, ये 7 नंबर. और 4 वो वाला है जो आपने पहले से समझ लिया था, आपने जिसको अर्थ दिया था. अब ये जो 7 नंबर है इसका तो अर्थ आपको पता नहीं. अब आप क्या करते हैं, अब इसको भी अर्थ दे देते हैं. कैसे अर्थ देते हैं? 1 2 4 6 और 3 के आधार पर अर्थ दे देते हैं. देखिए कहां कहां कैसे कैसे डिस्टॉर्शन हो रहा है. इस 4 का अर्थ तो आपको पता ही नहीं था, ये भी आपने दिया था. तो 4 को अर्थ आपने दिया, 4 के आधार पर 7 को अर्थ आप ही ने दे दिया. 4 वाला भी पता नहीं कितना सही था, उसके आधार पर जब आप 7 को देंगे तो पता नहीं क्या होगा. मैंने दूध में पहले ही पानी मिला हुआ था, अब ये पानी मिले वाले को दूध माना गया और इसमें फिर से पानी मिला दिया गया. पता नहीं क्या हो रहा है. अब देखिए अगले वाक्य में क्या होगा. 1 और 2 वही है, 3 वही है, 8 नंबर शब्द नया आ गया, और 4 और 7 तो वो हैं जिनको आपने दूध में पानी मिलाकर अर्थ दिया था. अब देखिए कितना पानी मिलता जा रहा है, कैसे बनेगी चाय, कहां से निकलेगी लस्सी, कहां से निकलेगा मक्खन. तो दोस्तों जब भी कोई नया शब्द आए तो करना क्या होगा, डिफाइन करना होगा, समझना होगा कि ये शब्द है क्या, शब्दकोश क्या कहता है. केवल साहित्य का शब्दकोश ही नहीं, आपकी जो विधा है, आपकी जो डिसिप्लिन है, उसका शब्दकोश क्या कहता है. आपने हो सकता है अभी तक केवल डिक्शनरी सुनी हो, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी या और कोई डिक्शनरी,
भार्गवा डिक्शनरी या शब्द सागर हिंदी वाला या राजकमल की आती है, या मतलब बहुत सारी डिक्शनरीज ऐसी आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस सुना? डिक्शनरी ऑफ कॉमर्स सुना? डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स सुना? अगर सुना है तो बहुत अच्छा, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। अगर नहीं सुना तो आज ही इंटरनेट पर जाइए और देखिए कि आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई डिक्शनरी कौन सी है और आपसे जुड़े हुए शब्द उस डिक्शनरी में कैसे परिभाषित किए गए हैं। इतना ही आज मित्रों, ये पहला मेरा वीडियो है जो आप देख रहे हैं। प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अब मिलता हूं आपसे शनिवार को। नमस्कार।